हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कोशिका क्या है, व्हाट इज सेल, और हमने बात की थी कि कोशिका हमारे शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। जैसे कि हमारे शरीर में जितने भी काम हो रहे हैं वो सब कौन कर रहा है, वो सब कोशिका ही तो कर रही है। हमारा शरीर बना किनसे है, कोशिकाओं से मिलकर ही बना है। इसीलिए हमने क्या बोला, हमने कोशिका को बोला यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, आप इसे उसी तरीके से समझ सकते हो कि जैसे ये एक जीव है अमीबा, ये एक कोशिका से बना है, जबकि ये एलिफेंट और ट्री ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। लेकिन फिर भी ये अमीबा वो सारे फंक्शन परफॉर्म करता है जो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं। कैसे? ये डाइजेशन भी करता है, रेस्पिरेशन या श्वसन भी करता है, उत्सर्जन भी करता है, मूवमेंट भी करता है, ये सब कर रहा है। जबकि है कैसा, ये है ये सिंगल सेल। ठीक है, अगर आपको और डिटेल में कोशिका के बारे में पढ़ना है तो आप फर्स्ट लेक्चर को देखिए, आपके और अच्छे से समझ आ जाएगा ये। ठीक है, ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम एक तो है एनिमल सेल का और एक है प्लांट सेल या पादप कोशिका का। ये बात हमें अच्छे तरीके से पता है कि प्लांट्स भी कोशिकाओं से बने होते हैं और जंतु भी कोशिका से बने होते हैं, लेकिन इनमें कुछ तो डिफरेंस होता होगा। वही डिफरेंस आपको आज का वीडियो बताएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, क्या है वो डिफरेंस। उससे पहले एक बात हम और करते हैं, हमारा जो शरीर है वो किन से मिलकर बना है, कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है, और हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही है उनको परफॉर्म करने के लिए हमारे शरीर में पाए जाते हैं क्या, ऑर्गन्स। क्या पाए जाते हैं, ऑर्गन्स। वही अच्छे से काम कर रहे हैं तभी हम भी अच्छे से काम कर रहे हैं। तो ऐसी क्या बात है कोशिका के अंदर कि वो इतने अच्छे से काम कर रही है और हमने उसे बोल दिया क्या, यूनिट ऑफ लाइफ बोल दिया। क्या बोल दिया हमने उसे, बोल दिया जीवन की इकाई। कुछ तो बात होगी। तो वो कौन सी चीज है जो कोशिका को इतनी इंपॉर्टेंट बनाती है? वो है इसके सेल ऑर्गेनल या इसके कोशिकांग। क्या? कोशिका में पाए जाने वाले अंग, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, कोशिकांग। वो सारे ही इसे इंपॉर्टेंट बनाते हैं। ठीक है, आज की क्लास उसी पे डिपेंड है। तो चलिए फिर एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कोशिका आपको दिख रही है। इसके अंदर ये सारे क्या हैं, इसके अंग हैं। ये सारे क्या हैं, इसके अंग हैं। इसका जब आप बाहरी आवरण देखोगे तो ये एक झिल्लीनुमा आवरण होता है। जिस तरीके से आप मार्केट जाते हैं, सब्जी लेकर आते हैं, तो थैली के अंदर आपकी सब्जी होती है। वो जो थैली है वो एक मेम्ब्रेन, एक कवर का काम कर रही है। ठीक उसी तरीके से ये है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो क्या कह के जा रही है, ये बोल रही है कोशिका का आवरण जिसमें सभी कोशिकांग होते हैं। यहां मैं एक माइनर सा करेक्शन करूंगा, कोशिका का बाहरी आवरण होता है ये। ठीक है, जो कोशिका झिल्ली होती है वो एनिमल्स में पाई जाती है, प्लांट्स में नहीं पाई जाती है। और एनिमल्स में ये कैसी होती है, बाहरी आवरण के रूप में होती है। होती प्लांट्स में भी है ये, लेकिन प्लांट्स के अंदर ये अंदर का आवरण बनाती है, बाहर का आवरण नहीं बनाती। ठीक है, बाहर का आवरण वहां बनाती है कोशिका भित्ति, जिसे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ओके, फिर सेकंड लाइन है, ये बनी किसकी होती है, ये बनी होती है लिपिड और प्रोटीन, यानी कि फैट और प्रोटीन से बनी होती है। ये फ्लेक्सिबल होती है, मतलब ये अपने आकार में परिवर्तन कर सकती है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं दोबारा कि ये किस में पाई जाती है, ये प्लांट्स व एनिमल्स दोनों सेल्स में पाई जाती है। पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है ये। और ये लिविंग होती है। कैसी होती है, ये होती है लिविंग या सजीव होती हैं। फिर ये होती है अर्धपारगम्य या सेमी परमिएबल। इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये कोशिका झिल्ली होती है, ये कोशिका के अंदर हर किसी मटेरियल को नहीं जाने देती, सेलेक्टिव मटेरियल को ही जाने देती है। किन्हें जाने देती है, ये जाने देती है कुछ चुनिंदा पदार्थों को ही, सेलेक्टिव मटेरियल। जो इसके काम का होगा उसे ये अंदर आने देगी, जो इसके काम का नहीं होगा उसे बाहर जाने देगी। इसे इस तरीके से समझ लो कि हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो जो कोशिका है वो ऑक्सीजन को इजीली ले लेगी। ठीक है, इसे पता ही अपने काम की, अगर नहीं लूंगी तो डेथ हो जाएगी, सेल डेथ हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और CO2 को बाहर निकाल देती है। इसे पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अपने काम की नहीं है तो इसको बाहर निकालो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर रही है, ये सेल को प्रोटेक्ट करके जा रही है, उसकी रक्षा कर रही है। ठीक है, इसलिए हमने क्या बोला इसे, इसलिए हमने इसको बोला कि ये कैसी है, ये अर्धपारगम्य या सेमी परमिएबल है, चुनिंदा पदार्थों को ही अंदर बाहर आने जाने देती है। अब देखो, ये जो कोशिका झिल्ली है इसे एक मॉडल से समझाया गया था, उसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अब देख लेना एक बार, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए इससे रिलेटेड कि कोशिका झिल्ली से संबंधित मॉडल कौन सा था, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था, फ्लूइड मोज़ेक
मॉडल, ये देखो ये बना हुआ है, इसमें ये बताया हुआ है कि किससे बनी हुई है, फैट और प्रोटीन से बनी हुई है। ये देखो ये वसा है, ये वसा है, इसके ऊपर कुछ प्रोटीन पाए जा रहे हैं और इसके अंदर भी धसे हुए हैं, ठीक है। ये जो झिल्ली है इसके अंदर भी कुछ प्रोटीन धसे हुए हैं। ये बात कौन बता रहा है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फिर इसके कार्य क्या है, तो कार्य हम डिस्कस कर चुके हैं। एक तो ये कोशिका को क्षति से बचाती है, कोशिका को बाहरी वातावरण से अलग करती है। बाहरी वातावरण से अलग करने का मतलब ये कोशिका है, ठीक है। हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। उनके अंदर ये सेल ऑर्गेनल्स रखे हुए हैं, ठीक है। अब मान लो कि अगर ये झिल्ली नहीं होगी तो क्या होगी, जब झिल्ली नहीं होगी इन पर तो जो ये कोशिकांग पड़े हुए हैं ये बाहर के एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में आ जाएंगे और फिर ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, जिससे सेल क्या हो जाएगी, सेल हो जाएगी आपकी डैमेज, सेल क्या हो जाएगी, डैमेज। तो इसलिए ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या कर रही है, ये कर रही है इसे प्रोटेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किन में पाई जाती है, तो जो कोशिका भित्ति होती है वो पाई जाती है केवल पादपों, प्लांट्स में, जीवाणु में और कवक में। किस किस में, प्लांट्स में, बैक्टीरिया में और फंगस में ये पाई जाती है। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती। ये कठोर व निर्जीव होती है, मतलब रिजिड प्लस नॉन लिविंग होती है। ये बनी किसकी होती है, ये बनी होती है सेल्यूलोज से। किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है, ठीक है। किसमें, प्लांट्स में। बात करें अगर कवक और ईस्ट में, तो कवक में बनी होती है ये काइटिन की। किसकी, काइटिन की। अगर बात करते हैं अपन बैक्टीरिया की, बात करते हैं बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया में किससे बनी होती है ये, बैक्टीरिया में बनी होती है ये पैक्टीन की। किसकी, पैक्टीन की। इसे आप इस तरीके से याद कर लो, कवक में काइटिन तो कैसे कवक, कैसे काइटिन। बैक्टीरिया में पैक्टिन की तो इसे याद कर लो बीपी से। बैक्टीरिया में किससे बनी होती है, पैक्टिन से बनी होती है, ठीक है। ये डायग्राम आप देख रहे हो, ये प्लांट सेल का डायग्राम है जिसमें ये बाहरी आवरण जो है ये किसका है, ये है सेल वॉल। ये कौन है, सेल वॉल है। क्या है, कोशिका भित्ति। जबकि इसका जो आंतरिक आवरण है वो क्या है, वो है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, ठीक है। ये क्या करती है, ये सुरक्षा तथा आकार प्रदान करती है। क्या करती है, सुरक्षा तथा आकार प्रदान करती है, किसको, प्लांट्स को। आप इसे इस तरीके से समझिए कि जब हमें सर्दी लगती है तो हम क्या करते हैं, हम क्लोथ्स पहन लेते हैं। हमारे पास मौसम से बचने के लिए क्या है, हमने घर बना रखे हैं। लेकिन एक प्लांट चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, तूफान हो, तेज हवा हो, एक ही जगह रहता है। तो उस एक जगह रहने के बाद इसकी प्रोटेक्शन कौन करेगा, वो करेगी सेल वॉल। कौन करेगा, सेल वॉल करेगी, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हुआ सेल वॉल, ठीक है। अब हम डिफरेंस से समझ लेते हैं कि कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में क्या अंतर है। इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने जो पहले पढ़ लिया अभी तक, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, उनका अंतर यहाँ और अच्छे से आपके सामने डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। आप एक बार और अच्छे से समझ पाओगे। ये किस में पाई जाती है, केवल पादपों में, कुछ कवक, बैक्टीरिया में, ठीक है। जबकि कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है, मानव, जानवर, पादपों और जीवाणुओं में पाई जाती है। हालांकि मानव भी क्या होते हैं, जानवर ही होते हैं, ठीक है। ये जो कोशिका भित्ति हुई है पादप कोशिका का बाहरी भाग होती है, पादप कोशिका का बाहरी भाग होती है, ठीक है। याद रखना, बार बार इसीलिए बोल रहा हूं मैं ताकि आपको याद रहे, कंफ्यूज ना हो। जबकि जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है कोशिका झिल्ली का बाहरी भाग होती है। जो कोशिका झिल्ली है वो पादप कोशिका में किस तरफ होती है, ये सेल वॉल, और इसके अंदर होती है। तो पादप कोशिका में बाहरी भाग कौन हुआ, सेल वॉल हुई। और एनिमल सेल में यही होती है सिर्फ, ठीक है, यही होती है, इसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती, ओके। बनी होती है सेलुलोज से, बैक्टीरिया में बनी होती है पैक्टिन से, फंगस में बनी होती है काइटिन से। हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया पीछे। ये बनी होती है वसा व प्रोटीन से। ये होती है नॉन लिविंग, निर्जीव, और एक फिक्स शेप होता है इसका, निश्चित आकार की होती है। जबकि ये होती है सजीव, और कैसी होती है ये होती है लचीली। फिर ये कैसी होती है, कठोर व मोटी होती है। जबकि सेल मेम्ब्रेन होती है एक पतली संरचना। इसका कार्य क्या है, आकार व सुरक्षा प्रदान करना। और सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, तो सेल मेम्ब्रेन का काम है कि सभी उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज किस में होती है, सभी इसके अंदर ही होती है, ठीक है। और कोशिका को बाहरी वातावरण से ही बचाती है। हमने बहुत अच्छे से देख लिया ये, ओके। नेक्स्ट ऑर्गन हम पढ़ते हैं कोशिका द्रव्य। व्हाट इज कोशिका द्रव्य, तो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि कोशिका को साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं साइटो, और इसमें जो द्रव्य पाया जा रहा है उसे हम बोल देंगे प्लाज्मा। इस आधार पे हमने इसको क्या बोल दिया, साइटोप्लाज्म। अब इसके पहले आप एक चीज देखो, एक साइंटिस्ट थे जो
कोशिका के पुर्जे पुर्जे की खोज कर रहे थे, देख रहे थे उसे, तो उन्होंने देखा कि कोशिका के अंदर, देखो ये एक ऑर्गन है कोशिका के अंदर, ठीक है, इसी का पार्ट है, इसको हमने बोल दिया केंद्रक। क्या बोल दिया? केंद्रक। इसके अंदर भी एक फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है, तरल पदार्थ पाया जाता है, और कोशिका में भी पाया जाता है, ठीक है। तो जो कोशिका में पदार्थ पाया जाता है उसे तो बोल दिया कोशिका द्रव्य। क्या बोला गया? कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। और जो केंद्रक में पाया गया, जो केंद्रक में पाया गया उसे बोल दिया केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और इन दोनों को संयुक्त रूप से, कंबाइंड रूप से क्या बोल दिया? इनको बोल दिया जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। अब यहां बात समझना, ये जो प्रोटोप्लाज्म है इसको जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि एक कोशिका की जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है वो सारी इन्हीं के अंदर होती है। आगे आपको जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा, जितनी भी जैविक क्रिया हो रही है कोशिका की वो सब इन्हीं के अंदर होती है, ठीक है। तो पुर्जे पुर्जे की अध्ययन कर रहा था, तो इसलिए इस जो जीव द्रव्य है उसकी खोज किसने की? पुरकिंजे ने। किसने की? पुरकिंजे ने। और जो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य है इसमें 80 से 90% तक क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है जल। क्या पाया जाता है? जल। सबसे पहले हम कोशिका द्रव्य पढ़ लेते हैं, जब केंद्रक पढ़ेंगे तो वहां पे केंद्रक द्रव्य पढ़ लेंगे। तो चलो फिर, कोशिका द्रव्य कैसा होता है? ये कैसा होता है? ये होता है लिक्विड प्लस ट्रांसपेरेंट। कैसा होता है? लिक्विड प्लस ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। इसमें कुछ विटामिन व एंजाइम पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य के घटक मतलब कौन कौन सी चीजें इसमें होती है? तो एक तो साइटोसोल। क्या होती है? साइटोसोल। इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। इसी की वजह से कोशिका तरल रूप में पाई जाती है, ठीक है। तो ये कोशिका द्रव्य का तरल एवं पारदर्शी पदार्थ है। और इसमें क्या पाए जाते हैं? सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, मतलब कि जो कोशिकांग है सारे इसी में तो होते हैं वो, ठीक है। कोशिकांगों के चारों ओर कौन होता है? कोशिका द्रव्य होता है, ओके। फिर सेल इंक्लूजन्स इसमें पाए जाते हैं, जैसे मिनरल्स, शुगर्स, अमीनो एसिड्स और एंजाइम्स और विटामिन्स। आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? जैसे ये मान लो अमीनो एसिड है, ठीक है, ये सारे मिलकर ही क्या बनाते हैं? ये सारे मिलकर ही क्या बनाते हैं? प्रोटीन। क्या बनाते हैं? प्रोटीन, ठीक है। तो जो एंजाइम होते हैं वो भी क्या होते हैं? प्रोटीन ही होते हैं, ठीक है। कार्य की बात करें तो कार्य सिंपली वही है, बाहरी वातावरण से पदार्थों का आवागमन इसी में होता है। देखो, बाहर से कोई भी चीज़ आएगी, ऑक्सीजन आएगी या कुछ भी आएगा, वो सबसे पहले इसी के अंदर आएगा, ठीक है। और कोशिका की सभी रासायनिक क्रियाएं जो इसे जीवित रखती हैं वो सारी इसी में होती हैं। कर ली हमने बात। नेक्स्ट हम देखते हैं केंद्रक या न्यूक्लियस। इसे कहा जाता है कोशिका का ब्रेन, ठीक है। कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोशिका में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जितनी भी फंक्शंस हो रहे हैं, उन सबको रेगुलेट करके जाता है कौन? केंद्रक। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कोशिका का ब्रेन, ठीक है। बात करो इसकी खोज की, तो इसकी खोज किसने की? इसे आप इस तरीके से याद करो कि जो केंद्रक है वो कोशिका के सभी कार्यों को कर रहा है, एक रोबोट की तरह सब पे नजर रख रहा है ये, ठीक है। इसलिए हमने इसको क्या कहा? ब्रेन। और रोबोट की तरह कर रहा है, ठीक है। तो हमने बोल दिया रॉबर्ट, और ब्राउन से ले लिया, ब्रेन से ले लिया ब्राउन। तो इसकी खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। अब ये यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? तो यहां समझो यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। यूकैरियोटिक, इसका मतलब क्या होता है? अब इसे ध्यान से समझना। देखो, ये जो यू है, ये जो यू है, इस यू का मतलब क्या होता है? ट्रू। और ये जो कैरियोटिक है इसका मतलब होता है न्यूक्लियस या केंद्रक। मतलब ऐसे जीव जिनमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वास्तविक केंद्रक पाया जाता है, उन्हें बोलते हैं यूकैरियोटिक। और इसका एग्जाम्पल है प्लांट्स और एनिमल्स, यानी कि हम, ठीक है। हमारे अंदर ये कोशिका, कोशिका के अंदर पाया जाता है केंद्रक, और केंद्रक के चारों ओर क्या पाया जाता है? एक झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। वास्तविक न्यूक्लियस का मतलब समझा रहा हूं मैं आपको। तो इस केंद्रक के चारों ओर क्या पाई गई? झिल्ली पाई गई, ठीक है, जिसे हमने नाम दे दिया न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप। इस न्यूक्लियर एनवेलप के आधार पे ही हमने इसको क्या कहा है? ट्रू न्यूक्लियस कहा है, ठीक है। जो किस में पाया जाता है? एनिमल्स में पाया जाता है और प्लांट्स में पाया जाता है।
तो हम कैसे हैं? हम हैं यूकैरियोटिक। कैसे हैं? यूकैरियोटिक। फिर एक टर्म और आती है, और वो टर्म क्या है? वो है प्रोकैरियोटिक। इसमें जो ये प्रो है, इसका मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी कि पुराना। पुराना। और कैरियोटिक का मतलब वही, न्यूक्लियस, केंद्रक। तो पुराना केंद्रक जिसमें पाया जाता है वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन है? इसके एग्जाम्पल है जैसे आपका बैक्टीरिया। ठीक है, क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो कोशिका होती है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, उसका जो डीएनए आरएनए है वो बाहर ही फैला होता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है आपके नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल, जिसे हम बोलेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो यहां से आपके समझ आ गया यूकैरियोटिक कौन होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं कौन है। तो जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है वो यूकैरियोटिक होते हैं। तो यूकैरियोटिक में पाया जाता है ये केंद्रक। ठीक है, सबसे बड़ा कोशिकांग है। सामान्यतया जंतु कोशिका के मध्य में, जबकि पादप कोशिका में बड़े वैक्यूल के कारण एक तरफ होता है। जब हम प्लांट सेल पढ़ेंगे तो प्लांट सेल में हम देखेंगे कि जो केंद्रक है वो साइड में है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक सेल ऑर्गेनल और होता है प्लांट सेल में जिसे हम बोलते हैं वैक्यूल, और वो अपना आकार बड़ा रखता है। ठीक है, जिसके कारण वो न्यूक्लियस को साइड में शिफ्ट कर देता है। ठीक है, अब हम केंद्रक के कुछ पार्ट पढ़ेंगे। क्या क्या पार्ट पढ़ेंगे? तो एक तो हम पढ़ेंगे केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर एनवेलप, जिसके बारे में हमने बात की थी। केंद्रक के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है उसके बारे में। फिर केंद्रक के अंदर कौन सा द्रव्य पाया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर एक मटेरियल होता है केंद्रक के अंदर जो कुछ इस तरीके से होता है, देखो ये तार से दिख रहे हैं ना आपको, वायर से, इस तरीके से। फिर हम इसे पढ़ेंगे, और लास्ट में हम पढ़ेंगे केंद्रक के अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं केंद्रिका या न्यूक्लियोलस, उसके बारे में। आप एक बार फिर से समझो, यहाँ ये कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या है? केंद्रक। इस केंद्रक को मैंने जूम कर लिया, तो जब जूम किया तो उसका डायग्राम है ये। ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या क्या पाया जा रहा है, अब उसकी बात कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रक आवरण या न्यूक्लियर एनवेलप। केंद्रक के चारों ओर पाई जाने वाली दोहरी झिल्ली या आवरण जिनके मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। ये देखो दोहरी झिल्ली पाई जा रही है। ठीक है, इन दोनों झिल्लियों के बीच में तरल पदार्थ भरा होता है। यह केंद्रक पदार्थों को कोशिका द्रव्य से अलग रखती है एवं इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। देखो इसमें छोटे छोटे पोर्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये कोशिका में भी द्रव्य भरा हुआ है और न्यूक्लियस में भी द्रव्य भरा हुआ है। तो ये जो झिल्ली है ये इस कोशिका द्रव्य से इस केंद्रक द्रव्य को अलग रखती है। समझ आ गई बात? सिंपल सी बात थी। सेकंड पार्ट है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य क्या है? केंद्रक में पाया जाने वाला द्रव्य या तरल पदार्थ, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोल देते हैं केंद्रक द्रव्य। ये न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर को बनाए रखता है। इसमें तो कोई बात ही नहीं, इजी वे में याद हो गया आपको। इसमें आरएनए व डीएनए सिंथेसिस हेतु रॉ मटेरियल या कच्चा माल पाया जाता है। देखो केंद्रक के अंदर ही क्या बनते हैं? डीएनए और आरएनए बनते हैं। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो किसमें होता है? वो इस केंद्रक द्रव्य में ही होता है। ठीक है, और कोशिका द्रव्य व केंद्रक के मध्य कुछ मटेरियल का परिवहन करता है ये। अब सारा ही रॉ मटेरियल इसमें तो है नहीं, ये कहीं से लेगी, कहां से लेगी? तो देखो ये जो केंद्रक है इसके अंदर केंद्रक द्रव्य है, ये कच्चा माल कहां से लेगा? इन पोर्स के थ्रू साइटोप्लाज्म से ले लेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्रोमेटिन क्या होते हैं। क्रोमेटिन कैसे होते हैं? तो ये कैसे होते हैं? ये होते हैं तंतु और फिलामेंट जैसी स्ट्रक्चर। हमने बात की थी ना केंद्रक के अंदर, पीछे वाले डायग्राम में ये तार जैसी स्ट्रक्चर पाई जा रही थी जो केंद्रक के अंदर, उसकी बात। ठीक है, तो अविभाजित कोशिका में पाए जाने वाले महीन तंतु या फिलामेंट्स को क्रोमेटिन कहते हैं। कोशिका जो होती है वो अपनी संख्या बढ़ाने के लिए क्या करती है? विभाजन करती है। इसे आप ऐसे समझो कि ये एक कोशिका है, ये क्या करेगी? अपनी संख्या में वृद्धि करने के लिए खुद से ही विभाजित हो जाएगी और अलग हो जाएगी। ठीक है, तो एक कोशिका से ही दूसरी कोशिका बन गई। ठीक है, तो जब ये प्रोसेस चल रही होती है विभाजन की, तो उसमें ये जो क्रोमेटिन होते हैं ये तंतु या फिलामेंट जैसी जो संरचना होती है वो क्या करती है? वो कंडेंस हो जाती है, संघनित हो जाती है, और संघनित होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं उसे हम बोल देते हैं गुणसूत्र। आपने नाम सुना होगा। और गुणसूत्र पे क्या प्रेजेंट होते हैं? डीएनए प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? डीएनए। ठीक है, अभी हम गुणसूत्र को भी पढ़ेंगे। एक कंसेप्ट मुझे आपको और देना है। हमने भी बात की कि एक कोशिका जो होती है वो अपने आप से ही डिवाइड होती है। ठीक है,
तो एक कोशिका से क्या बन गई, दो कोशिकाएं बन गई। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना इसको कि नई कोशिकाएं किनसे बनी है, पुरानी कोशिकाओं से बनी है। तो एक साइंटिस्ट ने स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट ये था, ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला, मतलब नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से ही हुई है। इस सेंटेंस का मतलब ये है। और ये दिया किसने था, तो ये दिया था एक साइंटिस्ट थे, रुडोल्फ विर्चो। कौन थे, रुडोल्फ विर्चो। कई बार ये सेंटेंस आ जाता है और साइंटिस्ट का नाम पूछ लिया जाता है, तो आपको इस जगह पे टिक लगा के आना है। तो कौन है साइंटिस्ट, रुडोल्फ विर्चो। हम बात कर रहे थे गुणसूत्र की, गुणसूत्र कैसे बने ये तो आपने देख ही लिया। अब हम देखते हैं गुणसूत्रों के बारे में कुछ फैक्ट्स। तो देखो, ये गुणसूत्र हैं, क्रोमेटिन इकट्ठा होकर क्या बना चुके हैं, गुणसूत्र बना चुके हैं। अब गुणसूत्र किनसे मिलकर बने, तो गुणसूत्र मिलकर बने होते हैं डीएनए से, ठीक है, ये है आपका डीएनए। और गुणसूत्र किनसे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन। वो जो क्रोमेटिन था वो इन प्रोटीन्स में बंध गया, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि गुणसूत्र किनसे मिलकर बना है, तो गुणसूत्र किससे मिलकर बने हैं, एक तो प्रोटीन, इस प्रोटीन को हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। देखो इस नाम को याद कर लेना आप, ठीक है। गुणसूत्र किनसे मिलकर बने होते हैं, एक तो प्रोटीन से, और वो प्रोटीन कौन सी है, हिस्टोन प्रोटीन, प्लस वो बने होते हैं डीएनए से। किससे, डीएनए से। आपको मैं और अच्छे तरीके से समझाऊं तो ऐसे समझो, ये गुणसूत्र है, अगर मैं इसमें से ये धागा जो है इसे निकालूं बाहर, तो ये कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। और ये संरचना क्या है, यही तो है डीएनए। क्या है ये, यही तो क्या है, डीएनए है। अब इस डीएनए के ऊपर कुछ छोटे छोटे पार्ट्स पाए जाते हैं, कुछ छोटे छोटे खंड पाए जाते हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स पाए जाते हैं, टुकड़े। मैं इन्हें नाम दे देता हूं 1 2 3 4 और इसी तरीके से, ठीक है। तो ये फ्रेगमेंट पाए जाते हैं। ये जो फ्रेगमेंट होते हैं इनको हम बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं, जीन। और ये जीन वही होते हैं जिन पर हमारे लक्षण होते हैं। हमारी आंखों का कलर क्या होगा, हमारे कान कैसे होंगे, हमारे बालों का कलर कैसा होगा, हमारी लंबाई क्या होगी, ये सारे कैरेक्टर किस पे प्रेजेंट होते हैं, जीन पे। फॉर एग्जांपल ये जो 1 नंबर है इस पे हो सकता है हमारे नाक का शेप कैसा होगा, ये वाला जीन हो। सेकंड पे ये है कि हमारी लंबाई कैसी होगी। थर्ड पे ये है कि हमारी आंखों का कलर कैसा होगा। फोर्थ पे हमारे बालों का कलर कैसा होगा। ये सब कौन है, ये है जीन। ये जो टुकड़े दिख रहे हैं आपको, ये कौन है, जीन। और ये कहाँ से आते हैं, जीन्स आते हैं हमारे पास हमारे पेरेंट्स से। किससे आते हैं, पेरेंट्स से। मतलब आनुवांशिक सूचनाएं कहाँ से आई, हमारे अंदर अपने पेरेंट्स से। इसलिए हम जीन को क्या बोलेंगे, तो हम जीन को यहाँ क्या बोलेंगे, जीन को हम बोलेंगे यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि आनुवांशिकता की इकाई। क्या बोलेंगे, आनुवांशिकता की इकाई, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछ लिया जाए कि निम्न में से आनुवांशिकता की इकाई कौन सी है, तो आपको जीन पर टिक लगा के आना है। तो ये बात समझ आ गई आपकी। जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डीएनए पे। और डीएनए कहाँ होता है, क्रोमोसोम में होता है। क्रोमोसोम किनसे मिलकर बना है, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना है। ये जो पूरा पैराग्राफ है ये पूरा यही बात कर रहा है। आप पढ़ के देख लो क्या बोल रहा है ये। देखो सबसे पहले क्रोमोसोम है। क्रोमो का मतलब होता है कलरफुल, सोम का मतलब होता है बॉडी। तो एक कलरफुल बॉडी उसे क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम या गुणसूत्र। यह धागेनुमा संरचना है। प्रत्येक गुणसूत्र डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना है। डीएनए पर जीन्स पाए जाते हैं जिनमें आनुवांशिक सूचनाएं होती है। इस कारण जीन को यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, आनुवांशिकता की इकाई बोलते हैं, ठीक है। अब लास्ट पार्ट बचा है हमारे पास केंद्रक का, और वो है न्यूक्लियोलस। ये हमारे पास सेल है। सेल के पास क्या है, अपना न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर एक संरचना और है इन सब के अलावा, ठीक है। उसको जब हम बाहर निकालते हैं तो वो है न्यूक्लियोलस। क्या है, न्यूक्लियोलस, या इसे हम बोलते हैं केंद्रिका। केंद्रक नहीं, केंद्रिका। केंद्रक के अंदर है ये, ठीक है। न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोलस है, ध्यान रखना इस बात का।
देखो न्यूक्लियोलस, यह एक गोल संरचना है जो केंद्रक में पाई जाती है। इस द्रव्य में क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं, व बहुत से आयन इत्यादि पाए जाते हैं। ओके, कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। ये जो न्यूक्लियोलस होता है, इसके अंदर एक और सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, वो होता है राइबोसोम। कौन होता है? राइबोसोम। और राइबोसोम जो होता है वो आरएनए के साथ मिलकर और बनाता है प्रोटीन। क्या बनाता है? प्रोटीन। ठीक है, तो ये जो राइबोसोम है, इसको कौन बना रहा है? इसको बना के जा रहा है ये न्यूक्लियोलस या केंद्रिका, इसलिए इसे बोलते हैं राइबोसोम कारखाना या राइबोसोमल फैक्ट्री। ओके, तो अब कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि राइबोसोमल फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, 4 ऑप्शन दे दे तो आपको टिक लगा के आना है न्यूक्लियोलस पे। ठीक है, जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। अब हम एक बार डिफरेंस कर लेते हैं कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य में। याद है ना आपको, दोनों को मिलाकर हमने बोला था प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, और प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी? पुरकिंजे ने। याद आ रहा है आपको? अभी हमने पढ़ा। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, कोशिका के अंदर व केंद्रक के बाहर पाया जाता है कोशिका द्रव्य। ठीक है, और जो केंद्रक द्रव्य होता है वो केंद्रक के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर? केंद्रक के अंदर पाया जाता है। ये कोशिका झिल्ली से घिरा होता है, जबकि ये न्यूक्लियर एनवेलप या केंद्रक आवरण से घिरा होता है। सभी ज्ञात कोशिका में पाया जाता है। ये यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। इसमें सेल ऑर्गेनल्स व अन्य पदार्थ होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर न्यूक्लियोलस व क्रोमेटिन होता है। बहुत अच्छे से हम पढ़ चुके हैं, ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ने से कोई फायदा ही नहीं, अभी हम पढ़ के आ चुके हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारा जो सेल ऑर्गेनल है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। देखो, सेल को काम करने के लिए चाहिए होती है एनर्जी। क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी मिलेगी तभी वो पावरफुल होगी। तो सेल को पावरफुल किसने बनाया? तो पावरफुल का एक वर्ड और होता है, उसे हम बोल सकते हैं माइटी। क्या बोल सकते हैं? माइटी, मतलब पावरफुल। सेल को पावरफुल कौन बनाता है? यहां से याद कर लो, माइटी मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पावरफुल बनाता है उसे। ठीक है, अब मैं यहां कुछ लिख रहा हूं। गौर करना, देखो यहां पे। ठीक है, यहां पे गौर करना। अब देखो, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सेल को क्या बोल रहा है कि मैं तुझे देता हूं एनर्जी, अब तू काम कर। क्या कर? तू कर काम। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल को बोल रहा है कि मैं तुझे एनर्जी दे रहा हूं, तू काम कर। तो इसका खोजकर्ता कौन हुआ? कॉलिकर। कौन हुआ? कॉलिकर। कॉलिकर जाता है अपनी अल्टो कार में, और उस कार में रखी होती है उसकी बायो की बुक। क्या रखी होती है? बायो की बुक। वो उसे लेता है और आकर सबकी बैंड बजा देता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? कॉलिकर। कॉलिकर गया अल्टो। तो जो कॉलिकर के बाद में एक साइंटिस्ट आया अल्टमान। अल्टमान ने इस माइटोकॉन्ड्रिया का नाम रखा था बायोप्लास्ट। क्या नाम दिया था इसे? बायोप्लास्ट नाम दिया था। और फिर बेंडा ने 1897 के अंदर इसका नाम रख दिया माइटोकॉन्ड्रिया। याद हो गया यहां से? चलो यार, अब आगे देखते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये दोहरी झिल्ली से बना होता है। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन से बना होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। अब ये जो आप इनर मेम्ब्रेन देख रहे हो, इस पे कुछ उंगली नुमा उभार बने हुए हैं। देखो, अंगुली नुमा उभार है ना इसके ऊपर। ठीक है, इनको हम बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, आंतरिक झिल्ली फोल्डेड होती है जिसे क्रिस्टी कहते हैं। ये वाली लाइन में स्किप कर रहा हूं, इसे भी समझते हैं थोड़ी देर में। अब देखो, ध्यान से देखना, हम एटमॉस्फेयर से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। हम खाना भी खाते हैं, हमने ऑक्सीजन लिया, तो हमने क्या लिया? ऑक्सीजन लिया एटमॉस्फेयर से। ऑक्सीजन आ गई हमारे ब्लड में, और ब्लड से ले ली इसने हीमोग्लोबिन। ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ने ले ली ऑक्सीजन। अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पहुंचा देगा कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, यहां पहुंचा देगा। और यहां जो हमारा फूड है, जैसे कि फैट, वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, वो यहां पहले से ही है। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को यहां लाएगा तो ऑक्सीजन इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन यहां आके जुड़ गया, जैसे ही ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होगी हमें मिलेगी एनर्जी। क्या मिलेगी? एनर्जी।
ऊर्जा, उसी से तो हम काम करते हैं। ये जो एनर्जी होती है ये हमें मिलती है एटीपी के रूप में। किसके रूप में? एटीपी के रूप में। इसकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। और आपको ये याद रखना है कि 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन की जो ये साइकिल है, ऑक्सीजन का ये जो चक्र है, ये एक वैज्ञानिक ने देखा था जिनका नाम था क्रेब्स। उसी के नाम पर ये इसका नाम रखा गया कि क्रेब्स चक्र। तो जो क्रेब्स चक्र होता है वो कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। आप आराम से अब आंसर कर पाओगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र पाया जाता है जो मैट्रिक्स में संपन्न होता है। मैट्रिक्स क्या होता है? तो आंतरिक द्रव्य जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसे मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कोशिका द्रव्य था, वैसे यहाँ पे इसको माइटोकॉन्ड्रिया द्रव्य ना बोलकर हम इसे बोलेंगे मैट्रिक्स। अब देखो, अब इस लाइन पे आते हैं। ये जो क्रिस्टी मैंने आपको बताई, जो कि फोल्डेड मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, इसके अंदर दो पार्टिकल पाए जाते हैं, एक F1 और एक F0। ठीक है, F1 और F0 पाया जाता है इसके अंदर। ठीक है, ये जो F1 और F0 पार्टिकल हैं, इनको कंबाइंड रूप से बोला जाता है एटीपी सिंथेसिस मॉलिक्यूल। क्या बोला जाता है? एटीपी सिंथेसिस मॉलिक्यूल। और इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है ऑक्सीसोम। क्या है? ऑक्सीसोम। और इन्हें प्राथमिक कण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक कण। ठीक है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस कभी पूछ लिया जाए कि F1 और F0 पार्टिकल या कण किससे संबंधित है और आपको ऑप्शन दिया जाए, तो माइटोकॉन्ड्रिया आप आंसर कर सकते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पूछा जाए तो कहाँ पे? क्रिस्टी में। ठीक है, ये क्या करते हैं? एटीपी सिंथेसिस का काम करते हैं, एटीपी संश्लेषण का काम करते हैं। ठीक है, अब देखो, हमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या दे रहा है? एनर्जी दे रहा है, जिसकी वजह से हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कोशिका को एनर्जी किसने दी? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए हमने इसे क्या कहा? कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल कहा। इनके पास अपना डीएनए होता है जो वृत्ताकार होता है। यहां समझने वाली बात यह है कि अगर मैं हमारी कोशिकाओं की बात करूं तो हमारे अंदर कौन सा डीएनए होता है? हमारे अंदर डीएनए होता है लीनियर, रेखीय डीएनए होता है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए होता है वो होता है सर्पीला, ये होता है वृत्ताकार। कैसा होता है? वृत्ताकार डीएनए होता है। इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब ये होता है कि डीएनए से बनता है आरएनए। क्या बनता है? डीएनए से बनता है आरएनए, और आरएनए से बनता है प्रोटीन। क्या बनता है आरएनए से? आरएनए से बनता है प्रोटीन। ठीक है, अब जो डीएनए है वो एमआरएनए बनाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है, आरएनए से क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रहा है, तो इसे हम बोल देते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। ओके, और अगर डीएनए जब अपनी प्रतिकृति खुद बनाता है, मतलब खुद के जैसी ही कॉपी बनाना, उसे हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। हिंदी में इसे हम बोलेंगे स्वप्रतिकरण। यहां तक बात समझ आ गई आपके? डीएनए से आरएनए बना उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनता है उसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। अब आपके मन में डाउट नहीं आना चाहिए कि प्रोटीन कैसे बनता है। प्रोटीन कौन बनाता है? आरएनए बनाता है। ठीक है, अब देखो, ये जो एमआरएनए है, ये एमआरएनए जब डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, डीएनए में जब कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोल देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे इसे हम? इसे हम बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, जो आरएनए होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। सिंगल स्टैंड मतलब ऐसे मान लो आप एक ही तार से बना होता है, जबकि जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड, इसको यूं समझ लो ये दो तार जैसी संरचना से बना होता है। ठीक है, तो जब आरएनए से डीएनए बनेगा तो उसे हम क्या बोल देंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आपने कोविड के टाइम पे एक डायग्नोसिस का नाम सुना होगा, आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर, ठीक है, वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है,
तो यहाँ हमने बात कर ली। तो इससे क्या होगा कि इसके पास खुद का डीएनए, खुद का प्रोटीन है, तो ये अपने जैसा खुद ही बना सकता है और प्रोटीन भी बना सकता है अपने लिए। और इसके अंदर जो राइबोसोम होता है वो कैसा होता है, वो 70S होता है। आगे समझते हैं हम 70S क्या होता है, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं एक और सेल ऑर्गेनल की जिसका नाम है राइबोसोम। हमने बात की थी ना ये न्यूक्लियस में बनता है, केंद्रिका में बनता है, उसी की बात कर रहे हैं। तो देखो, जब कोशिका में एनर्जी तो आ गई लेकिन अब टूट फूट भी हो रही है। तो जब कोशिकाओं में टूट फूट हुई तो सारी सेल्स आपस में लड़ने लग गई। क्या करने लग गई? लड़ने लग गई कि टूट फूट हो रही है, हमें चाहिए प्रोटीन। क्या चाहिए? प्रोटीन, प्रोटीन चाहिए। तो जब ये बात चली तो फिर राइबोसोम आया और राइबोसोम बोला कि मैं तुम्हें आरएनए के साथ मिलकर क्या दूंगा? प्रोटीन दूंगा। तो ये जो लड़ने से मैंने आपको क्या याद कराया, इसके खोजकर्ता कौन थे? पैलाडे। ये जो लाडे ना लास्ट का, इसको लड़ने से याद रखना, ठीक है। तो खोजकर्ता पैलाडे 1953। केंद्रिका में बनते हैं ये आरएनए व प्रोटीन के बने होते हैं। ये खुद भी प्रोटीन के बने होते हैं और आरएनए के बने होते हैं और बनाते भी क्या है? प्रोटीन ही बनाते हैं। कौन? राइबोसोम। सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, एक 70S और एक 80S। 80S किस में पाए जाते हैं? यूकैरियोट्स में। हम पढ़ चुके हैं यूकैरियोटिक कौन होते हैं, ठीक है। तो 70S तो पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक में, 80S पाए जाते हैं ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर। अब ये 70S और 80S में कैसे बांटा और सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट क्या है? तो देखो, हम क्या करते हैं इसके अंदर कि एक द्रव लेते हैं और उस द्रव के अंदर ये जो राइबोसोम है इसकी छोटी छोटी यूनिट्स बांट लेते हैं, ठीक है। पहले से टुकड़े कर लेते हैं इसके, मान लो, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसे उस द्रव्य में डाल देंगे। जो पार्ट सबसे पहले नीचे जाएगा वो बड़ा हो जाएगा, हमने बोल दिया 80S, और जो ऊपर रह जाएगा वो हल्का हो जाएगा, हमने बोल दिया 70S। समझ आ गया? तो ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट के आधार पे, ठीक है। ये अमीनो अम्ल के साथ मिलकर क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। इसलिए हम राइबोसोम को क्या बोलते हैं? हम राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। तो अगला कोशिकांग है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो ये सेल ऑर्गेनल्स का नाम याद करते हैं या बायोलॉजी में कुछ भी, तो आप कोशिश कीजिए कि आप इंग्लिश में याद करें। देखो, वैसे तो मैं भी बाइलिंगुअल ही चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि एग्जाम में भी ज़्यादातर यही आते हैं। तो चलो फिर चलते हैं टॉपिक पे। तो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है ये क्या है? ये प्रोटीन और वसा बनाती है। तो मैं इसे बोल सकता हूँ कि प्रोटीन और जो वसा है वो आकर एक पोर्ट में इकट्ठा हो जाएंगे। किसमें? पोर्ट में। पोर्ट यानी बर्तन, ठीक है। तो यहाँ से याद कर लो, इसकी खोज की थी पोर्टर ने। किसने? पोर्ट से याद कर लो, पोर्टर ने। यह केंद्रक की बाहरी झिल्ली से जुड़ा कोशिकांग है। ये देखो, ये क्या है? कोशिका। कोशिका में क्या पाया जाता है? केंद्रक, ठीक है। केंद्रक पाया जाता है, ये रहा केंद्रक, ठीक है। और इसी केंद्रक से देखो ये जुड़ रखी है। इस केंद्रक को अगर मैं बाहर निकालूं तो देखो इस केंद्रक की बाहरी झिल्ली से ही ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ी हुई है, ठीक है। फिर इसके दो पार्ट होते हैं। कौन से? एक पार्ट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि खुरदरा होता है, इसलिए हम रफ बोल रहे हैं। दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि चिकना होता है। हमने इसे रफ क्यों बोला? क्योंकि देखो आपको यहाँ पे कुछ डॉट 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 दिखाई दे रहे होंगे, ये डॉट 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 है राइबोसोम्स। पढ़ा था ना हमने लास्ट स्लाइड में, ये क्या है? राइबोसोम्स है। तो इन्हीं राइबोसोम्स की हेल्प से ये क्या बनाती हैं? प्रोटीन बनाती हैं, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं और ये काम क्या करती है? प्रोटीन बनाने का, ठीक है। फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इस पे राइबोसोम नहीं पाए जाते, इसीलिए हमने क्या बोल दिया कि ये स्मूथ है। इसका काम क्या है? तो ये वसा, ऑयल, स्टेरॉइड और कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करती है। आपको पता होगा कि हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। वो क्या है? वो स्टेरॉइड ही तो है। तो वो कौन बना रहा है? आपने कभी सोचा है? वो बना रही है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सी वाली? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में था। अब एक गौर करना आप, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नीचे दिख रही है, इसको हम बोलते हैं गोल्जी बॉडी। क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल हमारा यही है। तो देखो, ये है गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉय, बॉय नहीं, ये है गोल्जी कॉय। इसके खोजकर्ता याद करने की, ट्रिक बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इजीली याद हो रहा है। गोल्जी बॉडी है कैमिलियो गोल्जी, इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? गोल्जी कॉय या गोल्जी बॉडी, ठीक है। पादपों में इसे डिक्टियोसोम कहते हैं। इसका काम क्या है? तो देखो, मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे ये केंद्रक से जुड़ी हुई है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ प्रोटीन भर के बाहर निकलते हैं। और वो बाहर कैसे निकलेंगे? वो बाहर बन के निकलते हैं इस वेसिकल के फॉर्म में। ये वेसिकल कुछ नहीं, ऐसे मान लो एक थैलीनुमा संरचना है जिसमें इसने प्रोटीन बना के और आगे भेज दी। ये प्रोटीन की जो संरचना है
ये किस में आएगी, ये आ जाएगी इस गोल्जी बॉडी में। किसमें, ये गोल्जी बॉडी में आ जाएगी। ठीक है, ये जो गोल्जी बॉडी है इन प्रोटीन्स को मॉडिफाई कर देगा, मतलब इनमें कुछ चेंजेस कर देगा ये। ठीक है, इनमें कुछ चेंजेस कर देगा। आप इसे इस एग्जांपल से समझ लो कि आप लेके आए गोभी, अब गोभी को आप डायरेक्ट थोड़ा ना खा लोगे, आप क्या करोगे, उसकी सब्जी बनाओगे। तो उसी तरीके से इसने क्या किया, प्रोटीन बना के भेज दिया, लेकिन अब वो प्रोटीन क्या काम करेगा, अलग अलग तरीके के काम करेंगे। प्रोटीन भी, जो अलग अलग प्रोटीन होंगे वो अलग अलग तरीके के काम करेंगे। तो ये उसके लिए उसको कैपेबल बनाता है, ये उस प्रोटीन में कुछ चेंज करता है जो इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भेजती है। ठीक है, तो अब इसने क्या कर दिया, इसमें इसने कर दिए चेंजेस। ठीक है, एक प्रोटीन की वेसिकल इसने और बनाई, उसे हमने क्या नाम दे दिया, उसे हमने नाम दिया यहां पे लाइसोसोम, जो कि हमारा अगला कोशिकांग है। और ये किससे बन रहा है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी से ही बन रहा है। इसका क्या काम है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या बात की कि पादपों में डिक्टियोसोम कहते हैं, जो ये गोल्जी बॉडी है, जो प्लांट सेल होती है ना, उसमें ये कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, इसका आकार ऐसा नहीं होता है वहां पे। ठीक है, कार्य क्या है, सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलती है और परिवहन करती है किसका, प्रोटीन का, एनर्जी का। हमारी बॉडी में अगर मान लो किसी अंग में अगर ज़्यादा थकान हो गई तो वहाँ पे प्रोटीन कौन पहुँचाएगा, कहीं डैमेज ज़्यादा हो गया वहाँ प्रोटीन कौन पहुँचाएगा, तो वहाँ ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ठीक है, ये जो इसने प्रोटीन बनाया है, ये जो भी काम करते हैं अलग अलग जगह, वहाँ वहाँ ये उनको ट्रांसपोर्ट कर देगा। ठीक है, और क्या काम करते हैं, तो लाइसोसोम का निर्माण। ठीक है, ये पढ़ लिया, मूव करते हैं लाइसोसोम पे। तो लाइसोसोम, इसकी खोज किसने की बाद में देखेंगे, पहले ये देखते हैं कि ये बना किससे है। तो अभी हमने देखा ये बना है गोल्जी बॉडी व अंतःप्रद्रवी जालिका से। लाइसोसोम की मैं अगर बात करूं तो ये देखो, ये छोटी सी आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये लाइसोसोम की है। ठीक है, लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जिन्हें पाचक एंजाइम कहा जाता है। हाइड्रो का मतलब जल से बने, ठीक है, हाइड्रो का मतलब जल से बने, और लाइटिक का मतलब होता है ब्रेकडाउन या तोड़ना। ठीक है, तो ये किन्हें तोड़ते हैं उसकी बात करते हैं हम अभी। तो इन्हें और क्या कहा जाता है, इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को पाचक एंजाइम या डाइजेस्टिव एंजाइम भी कहा जाता है। ये किन्हें तोड़ते हैं वो देखते हैं, ये कुछ पदार्थों को तोड़ते हैं। साथ ही ये क्या करते हैं, जैसे मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है और माइटोकॉन्ड्रिया ने कोशिका में बोला कि मैं अब काम नहीं करूंगा, तो ये बोलेंगे भाई काम कर। ऐसे में अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करता है तो क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने अंदर से इन पाचक एंजाइमों को निकाल के उस पर डालेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया वहां पे नष्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मान लो पूरी सेल ने मना कर दिया कि मैं तो काम नहीं करूंगी, तो उस टाइम पे लाइसोसोम फट जाते हैं और पूरी सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसीलिए हम इन्हें कहते हैं सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली। ठीक है, कार्य क्या है, तो कोशिकांगों के निष्क्रिय होने पर उन्हें नष्ट करता है। वह कोशिकाएं जो कार्य करने में असमर्थ हो जाती है उन्हें फटकर एंजाइम रिलीज करता है और सेल नष्ट हो जाती है। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि सुसाइड बैग निम्न में से कौन सा कोशिकांग है, तो आप बता देंगे कौन सा है, लाइसोसोम। कौन सा है, लाइसोसोम। आगे है तारकाय या सेंट्रोसोम। ये क्या होते हैं, तो देखो इसकी खोज की थी बोबरी ने। किसने की थी, बोबरी ने। डायरेक्ट याद कर लो इसको, जब कोशिका विभाजन करती है अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, उस समय ये काम आते हैं। ठीक है, उस समय काम आते हैं। तो यह मुख्य रूप से जंतुओं में तथा कुछ पादप कोशिकाओं में, शैवाल तथा कवक में पाया जाता है। और इसका काम क्या है, कोशिका विभाजन में सहायक। आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सीलिया एंड फ्लैजिला। अब ये क्या होते हैं, तो देखो ये बालों जैसी संरचना होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। मैं बात करता हूं एक बैक्टीरिया की कोशिका की। बैक्टीरिया आपको पता है सिंगल सेल होता है, एक कोशिका से मिलकर बना होता है। इस पे कुछ ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है जो बालों जैसी हो रही है। ठीक है, ये बालों जैसी संरचना है। ये बालों जैसी संरचना, इससे क्या करता है, ये करता है गति। क्या करता है, गति करता है। ठीक है, और इसी तरीके से जो सीलिया है, ये जो आपको छोटी स्ट्रक्चर दिख रही है, ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है, हमारा जो श्वसन मार्ग होता है, वहां भी पाए जाते हैं, उनकी कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं। और वहां काम क्या करते हैं, ये हम जब सांस लेते हैं तो कुछ डस्ट पार्टिकल्स चले जाते हैं या कुछ बैक्टीरिया चले जाते हैं, उन्हें क्या करता है, हटाने का या रोकने का काम करता है। ठीक है, तो सीलिया हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं और बैक्टीरिया की आउटर वॉल पे भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये छोटे होते हैं। फिर नेक्स्ट टर्म है आपके फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या है, फ्लैजिला सीलिया से बड़े होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो जो स्पर्म होता है, स्पर्म होता है उसमें ये फ्लैजिला पाए जाते हैं। ये क्या है, ये है फ्लैजिला। क्या है, फ्लैजिला। इनका काम क्या है, तो जब स्पर्म रिलीज होते हैं और ये जब जो फीमेल है उसके यूट्रस में क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं।
मूवमेंट करते हैं तो उस टाइम पे मूवमेंट कौन देके जा रहा है, वो मूवमेंट इनको कौन देके जा रहा है, वो मूवमेंट देके जा रहा है इनको फ्लैजिला। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और, एक स्पर्म के अंदर मैं बात करूं तो 25 तक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो डिफरेंट हो सकता है हर कोशिका के अंदर, जरूरी नहीं है एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होगा एक कोशिका के अंदर, ठीक है। तो हमने क्या देखा, सीलिया और फ्लैजिला में डिफरेंस देखा, सीलिया छोटे होते हैं, फ्लैजिला बड़े होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं ये भी हमने देख लिया, इनका क्या काम है वो भी हमने देख लिया। अब हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। देखो, हमने अभी तक बहुत सारे कोशिकांग पढ़े, लेकिन 3 कोशिकांग ऐसे हैं जो केवल प्लांट्स में ही पाए जाते हैं, एनिमल्स में नहीं पाए जाते। कौन से? एक तो सेल वॉल, ठीक है, ये हमने क्या किया, पढ़ ली इसको पहले से ही, पहले पढ़ ली। 2 बचे हैं जिनको अभी तक हमने नहीं पढ़ा। एक तो है प्लास्टिड या लवक, और एक क्या है, बड़े वैक्यूल्स। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं रिक्तिकाएं। ठीक है, सेल वॉल हम पढ़ चुके हैं, ये दोनों हम अब पढ़ते हैं। ठीक है, ये तीनों सिर्फ प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते, और बाकी जितने भी ऑर्गन्स है वो दोनों में पाए जाते हैं। तो चलो, प्लास्टिड, इसे हम कैसे याद करेंगे? तो इसे हम याद ऐसे करेंगे, इसे आप यूं कर लो कि लाल है काला। ठीक है, लाल है काला, यहां लाल से आपके आ जाएगा लवक, और है काला से आ जाएगा हैकल। तो लवक की खोज किसने की थी? लवक की खोज किसने की थी? हैकल ने की थी 1865 में। और इस वर्ड का, प्लास्टिड वर्ड का सबसे पहले यूज किया था शिम्पर ने। किसने किया था? शिम्पर ने किया था 1885 में। रंग के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं, एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। एक होते हैं हरित लवक, हरित लवक, ठीक है। दूसरे हम पढ़ेंगे वर्णी लवक या रंगीन, वर्णी लवक या रंगीन लवक। और तीसरे हम पढ़ेंगे अवर्णी लवक, मतलब उनमें कोई कलर नहीं पाया जाता। तो एक एक करके हम तीनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट को या हरित लवक को। तो ये क्लोरोफिल के कारण कैसे होते हैं? हरे होते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए क्लोरोप्लास्ट में हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पेड़ पौधों पे जो पत्तियां पाई जाती हैं उनका कलर हरा होता है, वो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, फिर ये जीवाणु नील हरित शैवाल व कवकों को छोड़कर सभी पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। सभी पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? ये आप देख रहे हो, स्टोमा, ये सिक्केनुमा संरचना, इनकी सतह पर पाया जाता है क्लोरोफिल। ठीक है, अब देखो, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल की सहायता से फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन बनाते हैं। ये बात तो आपको पता ही है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, और किसके मतलब किसकी हेल्प से बनाते हैं? क्लोरोफिल की सहायता से। देखो, प्लांट के पास क्या है? H2O मतलब जल और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वो सूर्य के प्रकाश से कुछ केमिकल रिएक्शन करता है, कुछ केमिकल रिएक्शन करता है, और क्या बनाता है? शुगर और ऑक्सीजन। ठीक है, और वही ऑक्सीजन क्या करते हैं? हम ले लेते हैं। देख रहे हो प्लांट कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली किसकी? हरित लवक की या क्लोरोप्लास्ट की। अब हम बात करेंगे क्रोमोप्लास्ट या वर्णी लवक की। तो ये क्या होते हैं? तो आपने देखा होगा कि हरा कलर तो समझ में आता है कि जो चीज़ भी हरी है वो क्लोरोफिल के कारण है या क्लोरोप्लास्ट के कारण है, लेकिन बनाना का कलर येलो क्यों है? ठीक है, और गाजर का कलर है वो वैसे लाल क्यों है? किसके कारण? तो देखते हैं। देखो, पीला कलर जो आता है फलों में वो आता है जेंथोफिल के कारण। ये याद रखना है, सीधे पूछा जाते हैं ऐसे कैसे, एज इट इज। ठीक है, गाजर का कलर होता है कैरोटीन के कारण, चुकंदर का कलर बीटानोन, टमाटर का लाइकोपिन के कारण लाल होता है। ठीक, उसी तरीके से फलों में या सब्जियों में नीला, बैंगनी और गुलाबी कलर आता है एंथोसाइनिन में। किसके? एंथोसाइनिन के कारण। ये जो वर्णक होते हैं आपस में चेंज हो सकते हैं। जैसे मैं बात करूं अगर, तो ये जो वर्णी लवक है ये अवर्णी में चेंज हो सकता है, अवर्णी लवक हो सकता है चेंज हो जाए आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, चेंज हो सकते हैं आपस में। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जब हम टमाटर उगाते हैं तो शुरू में वो कैसे होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन बाद में कैसे हो जाते हैं? लाल हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रंगीन लवक पढ़ लिए। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? ये सारे रंगीन लवक हैं, आपको याद करने में फिर से जोर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि सिंपल पूछ सकते हैं कि गाजर का कलर
किसके कारण होता है, किस वर्ण के कारण लाल होता है, तो कैरोटीन के कारण। अब हम पढ़ते हैं अवर्णीय लवक या ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णीय लवक का मतलब सीधा समझ आ रहा है हमारे कि ऐसे लवक जिनके अंदर कलर नहीं पाया जाता, इसलिए हमने बोल दिया अवर्णीय लवक। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये अधिकांश पौधों के भूमिगत भागों में, ठीक है, जिन पे प्रकाश नहीं पहुंचता है वहां पाए जाते हैं, ठीक है। और अगर इन पे प्रकाश पड़ जाएगा तो ये क्लोरोप्लास्ट में बदल जाएंगे, और हमने अभी बात की कि आपस में चेंज हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो इनमें कुछ रंग का काम तो है नहीं, तो ये क्या करेंगे, तो उस स्थिति में ये क्या करते हैं, भोजन का संग्रह कर लेते हैं, स्टार्च, वसा, प्रोटीन, ये सब स्टोरेज कर लेते हैं जो प्लांट के बाद में काम आ जाता है। तो अगला कोशिकांग है हमारा वैक्यूल्स या रिक्तिकाएं। रिक्तिकाएं क्या होती हैं, तो देखो ये एक प्लांट सेल का डायग्राम है, इसमें आपको जो बड़ी स्ट्रक्चर दिख रही है ये क्या है, ये वैक्यूल है। और इसके बड़े साइज के कारण ही जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, वो साइड में शिफ्ट हो रखा है। जब हमने केंद्रक पढ़ा था अभी, तो आपने वहां पे मैंने ये बात बताई थी आपको, ठीक है। ये इतना बड़ा होता है कि एक कोशिका का 90% जो प्लेस है वो ये घेर के रखता है, ठीक है। उसी तरीके से मैं अब एक बनाने जा रहा हूं एनिमल सेल, ये जंतु कोशिका। जंतु कोशिका का केंद्रक कैसा होता है, बड़ा होता है। कैसा होता है, बड़ा होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। जबकि प्लांट सेल में हम क्या देख रहे हैं, प्लांट सेल का जो वैक्यूल है वो बड़ा है, और वो इतना बड़ा है कि उसने केंद्रक को साइड में शिफ्ट कर दिया। अब क्या क्या होता है वैक्यूल्स के अंदर, तो देखो ये बात तो क्लियर है कि वैक्यूल के अंदर मोस्ट ऑफ द वाटर प्रेजेंट होता है। अब जो एनिमल सेल होती है उसमें वैक्यूल्स कैसी होती है, छोटी होती है, जबकि प्लांट सेल में ये बड़े होते हैं। एनिमल सेल में ये अस्थायी या टेम्परेरी होते हैं, प्लांट सेल के अंदर स्थायी होते हैं। फिर एनिमल सेल की बात करूं तो इसके अंदर स्टार्च, ग्लूकोज, प्रोटीन, ग्लाइकोजन, इन सब का स्टोरेज होता है, और जैसे जैसे सेल को नीड होती है ये प्रोवाइड करवा देती है। उसी तरीके से मैं बात करूं प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स के अंदर ये अमाइनो एसिड अपने अंदर रखता है, वाटर ऑब्वियसली है ही इसमें, शुगर, कार्बनिक अम्ल, इन सब का क्या रखता है, ये स्टोरेज रखता है। और गर्मी के दिनों में जब प्लांट्स में आपने देखा होगा कि वाटर की कमी होती है, वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा हो जाता है, तो उस समय क्या करता है, उस जो प्लांट है उसमें पानी की कमी नहीं होने देता। इन सारे जो ये इन सबको मिला के बोलते हैं प्लांट में सेल सैप। क्या बोलते हैं, सेल सैप। तो सेल सैप की कमी नहीं होने देता, ठीक है। तो ये फंक्शन है वैक्यूल्स के। तो आपको इतना ही याद रखना है वैक्यूल्स के बारे में। तो यहाँ हमारे जो कोशिकांग वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और अगर किसी तरीके का डाउट है आपको तो नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और उसी के साथ में जो प्रीवियस क्लास थी उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू कॉन्सेप्ट्स।